हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो सेशन के थ्रू हम लोग सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट स्टडी करेंगे। सेंटर ऑफ मास जो होता है सिंपली एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है जो कि रिजिड बॉडीज के मोशन के नेचर को स्टडी करने में हमें हेल्प करता है। किसी भी सिस्टम का या किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है उस सिस्टम के अंदर या उस बॉडी के अंदर जिस पर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि उस पूरे सिस्टम का या उस पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है। मतलब सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी या सिस्टम का उस बॉडी या सिस्टम के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जहां पे उस पूरे बॉडी या सिस्टम का मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ठीक है। अब अगर हमारे पास n पार्टिकल्स का एक सिस्टम है जिस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होने के कारण उसमें मोशन हो रहा है, तो ये जो सिस्टम है n पार्टिकल्स का, उसका नेचर ऑफ मोशन हम कैसे स्टडी करेंगे? तो एक तरीका तो सिंपल है कि हम सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स हैं इंडिविजुअली उन सभी पे इक्वेशंस ऑफ मोशन जो न्यूटन्स के द्वारा दिए गए थे उनको हम अप्लाई करें और फिर स्टडी करें उसको। तो ये अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए अगर सिस्टम में 20 बॉडीज हैं तो उन सभी 20 बॉडीज के लिए हमें लॉज ऑफ इक्वेशंस को अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। तो इस लेंदी प्रोसेस से बचने के लिए ये सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लाया गया। सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट को इस्तेमाल करने से क्या होगा कि हम इन सभी n पार्टिकल के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे और जो एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम पे लग रहा था, अब हम उस एक्सटर्नल फोर्स को इस सेंटर ऑफ मास पे ही अप्लाई करेंगे और फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को इंप्लीमेंट करेंगे नेचर ऑफ मोशन को स्टडी करने के लिए। बहुत से कैलकुलेशंस करके ये देखे गए कि चाहे हम इंडिविजुअल पार्टिकल पे लॉज ऑफ मोशन को इंप्लीमेंट करें और फिर नेचर ऑफ मोशन स्टडी करें, या हम सेंटर ऑफ मास पे ही पूरा का पूरा फोर्स अप्लाई करके तब सिस्टम का मोशन का नेचर स्टडी करें, दोनों में रिजल्ट्स हमें सिमिलर मिलते हैं। ठीक। तो इस तरह से हम सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट को यूज करके रिजिड बॉडी के सिचुएशन में नेचर ऑफ मोशन को आसानी से स्टडी कर पाते हैं। ठीक है। तो आसान क्यों होता है सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट को इस्तेमाल करना? क्योंकि अगर हम n पार्टिकल्स पे इंडिविजुअल कैलकुलेशन करेंगे तो स्वाभाविक है कि हमें n टाइम्स कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी इंडिविजुअल पार्टिकल्स के लिए, है ना। लेकिन अगर हम सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से कैलकुलेशन करेंगे तो किसी सिस्टम में एक ही सेंटर ऑफ मास होगा, तो हमें सिर्फ एक ही बार सेंटर ऑफ मास के लिए ही कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी। तो स्वाभाविक है कि n टाइम्स कैलकुलेशन की जगह 1 टाइम कैलकुलेशन ज्यादा सिंपल है। क्लियर है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले n पार्टिकल्स के एक सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो देखिए, हम पहले मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल n पार्टिकल्स हैं किसी एक सिस्टम में जो कि इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है और सभी पार्टिकल्स के जो x, y, z कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस तरीके से हैं। ठीक है। तो अब है कि इन n पार्टिकल्स के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टेप 1 में कि सभी मासेस को उनके अपने x कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सभी मासेस को
उनके अपने एक्स कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो m1x1, m2x2, m3x3, m4x4, m5x5 इस तरह से, और फिर सबको जोड़ देंगे। तो समेशन ऑफ सीरीज के टर्म्स में इस तरह से कुछ लिख सकते हैं, और यहां पे आई की रेंज क्या हो जाएगी, 1 से लेके n तक हो जाएगी। ठीक, सिमिलरली हम सभी मासेस को फिर अब उनके y कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से m1y1, m2y2, m3y3, m4y4, m5y5 एंड सो ऑन। ठीक, और फिर सबको ऐड कर देते हैं। अगेन इसको समेशन ऑफ सीरीज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां आई की रेंज क्या हो जाएगी, 1 से लेके n तक हो जाएगी। ठीक, सिमिलरली हम z कोऑर्डिनेट के लिए भी कर लेते हैं कि इन सभी मासेस को अपने अपने z कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए m1z1, m2z2, m3z3, m4z4 इस तरह से, और फिर सबको हम ऐड कर लेते हैं। तो अगेन इसको हम समेशन ऑफ सीरीज में इस तरह से कुछ लिख ही सकते हैं, है ना। यहां भी आई की रेंज क्या हो जाएगी, 1 से लेके n तक हो जाएगी। ठीक, स्टेप 2 में फिर हम क्या करते हैं कि ये जो n पार्टिकल्स का सिस्टम था उसका टोटल मास हम कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे निकलेगा, तो सभी पार्टिकल के मासेस को सिंपली हम ऐड कर देंगे, है ना। तो हमें सिस्टम का मास मिल जाएगा, जिसको हम मान लेते हैं कैपिटल M। क्लियर। अब स्टेप 3 में फाइनली अब हम सेंटर ऑफ मास के x, y और z कोऑर्डिनेट को कुछ इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। कैसे, तो सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट होगा उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमने मास और x कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करके फिर उनको जोड़ के जो एडिशन वैल्यू निकाली है ऐड करके, है ना, उसको टोटल मास ऑफ सिस्टम से डिवाइड कर देना है। मतलब इसको इससे डिवाइड कर देता है तो x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। सिमिलरली इसको इससे डिवाइड कर देंगे मतलब मास से, तो y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। सिमिलरली इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमको z कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। मतलब हमने जो mx किया, my किया, mz किया, उसका जो टोटल हमको ऐड करके वैल्यू मिला उसको हम सिंपली टोटल मास ऑफ सिस्टम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए, x कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, दिस बाय दिस, y कोऑर्डिनेट दिस बाय दिस, z कोऑर्डिनेट दिस बाय दिस। ठीक, अब ये तो कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में बात हो गया कि अगर पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हों तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कैसा होगा, कैसे निकलेगा। ठीक, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट्स की जगह हमें पोजीशन वेक्टर दिए हों पार्टिकल्स के, तब हम कोऑर्डिनेट नहीं निकालेंगे सेंटर ऑफ मास का, तब हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे सेंटर ऑफ मास का। तो देखिए कैसे, तो कुछ नहीं करना है, मान लेते हैं कि जो ith पार्टिकल है, मतलब इस टोटल n पार्टिकल में कोई भी रैंडम ith पार्टिकल हमने कंसिडर किया, उसका अगर पोजीशन वेक्टर ri है ना, ये ठीक, n पार्टिकल सिस्टम में किसी ith पार्टिकल का अगर पोजीशन वेक्टर ri वेक्टर है, तब जो पोजीशन वेक्टर होगा सेंटर ऑफ मास का वो कैसे निकलेगा, तो वो निकलेगा इस तरह से। यहां पे हम m मास को x या y या z कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर रहे थे और फिर जोड़ रहे थे। यहां हम क्या करेंगे, सभी पार्टिकल को उनके अपने अपने पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। मतलब कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करने की जगह पार्टिकल्स को उनके अपने पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, और यहां भी ऐड कर रहे थे, यहां भी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन वेक्टर के फॉर्म में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम ओवरऑल पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में ही एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, वो क्या होगी, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर होगा। अब है कि चूंकि किसी भी वेक्टर को हम इस तरह से कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं x y z डायरेक्शन में। ठीक, तो अगेन अगर हम इस वेक्टर को
कंपोनेंट्स के टर्म में एक्सप्रेस करें तो हमको फिर से रिजल्ट्स वैसे ही मिल जाएंगे जो यहां मिले थे। मतलब जब हम इस पोजीशन वेक्टर को अपने कंपोनेंट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर देंगे तो वापस से हमको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे सेंटर ऑफ मास के। ठीक है, क्लियर है? और इसका रिवर्स करना चाहे तो इसको आई कैप से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको वाई कैप से, जे कैप से, और इसको के कैप से। ठीक है, तो आई, जे और के से मल्टीप्लाई करने पे ये अगेन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन के कंपोनेंट्स दे देंगे वेक्टर के, उनको हम ऐड करके लिखेंगे तो वापस से हमको पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। ठीक, क्लियर है? तो अब अगर इस पूरे डिस्कशन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9179979001 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इस कंसेप्ट के बेसिस पे इन न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व करने की कोशिश करें, और अगर कोई भी डाउट होता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट करें। ओके स्टूडेंट्स, होप कि ये सारी बातें अब समझ में आ गई होंगी। इसे आप बुक से सेल्फ स्टडी भी करें, खुद का नोट्स बनाने की कोशिश करें। इससे सेंटर ऑफ मास का जो बेसिक कंसेप्ट है वो और बेहतर तरीके से क्लियर होगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।